नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। झारखंड में दूसरे फेज की वोटिंग आज शुरू हो गई है। सुबह से सब मतदान केंद्र पर हैं। इस बार की वोटिंग जो आज दूसरे फेज की वोटिंग हो रही, इसमें कई बड़े चेहरे हैं जिनका पॉलिटिकल कैरियर कहें कि जो भी राजनीतिक विरासत है वो दांव में है। सबसे ज़्यादा जो चर्चित सीट है और जिस पे बड़ी लड़ाई है वो कल्पना सोरेन की गांडेय सीट है। कल्पना सोरेन के सामने मुनिया देवी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी भी चुनावी मैदान में हैं। बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा और भी ऐसी कई सीटें हैं। जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं, लुइस मरांडी हैं, बादल पत्रलेख हैं। कई सीटों पर जो लड़ाई है, सीधे लड़ाई चल रही है और 23 तारीख को जो भी परिणाम आएंगे इस पे हम बात करेंगे कि एक एक जो सीट है और जिन 38 सीटों पर वोटिंग जारी है क्या है वहां की स्थिति और कहां पे वोटिंग के दौरान रुकावट हो रही है, कहां दिक्कतें आ रही हैं, कहां समस्याएं आ रही हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी अशोक हमारे रिपोर्टर हैं, वो भी हमसे जुड़ रहे हैं। उसके अलावा पीयूष पंत जी हैं, वो जुड़ रहे हैं। क्या है झारखंड की पॉलिटिक्स और दूसरे जो फेज का चुनाव है उसकी स्थिति क्या है, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। पहले देखिए क्या है ग्राउंड की रिपोर्ट। तो ग्राउंड पे ही हमारे अशोक हैं, संवाददाता हैं। हम संवाददाता अशोक के पास ही पहले चलते हैं और उसके बाद फिर हम पीयूष जी के पास जाएंगे। अशोक जी, अभी क्या स्थिति है ग्राउंड की? बिल्कुल, देखिए अंकित, आज इन 38 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू है। मैं लगभग 6 बजे के करीब एक मतदान सेंटर पे पहुंचा था। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं जी। और मतदाताओं का उत्साह की अगर बात करूं अंकित, तो रांची में इस वक्त की अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, हालांकि सुबह में टेम्परेचर करीब 13 या 14 डिग्री के करीब थी, ठंड था। लोग साल सूटर डाले हुए, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। उसमें भी लोगों का उत्साह इतना था और खास करके अगर इस 38 चरण की बात करूं तो ये काफी निर्णायक होने जा रहा है, क्योंकि इसमें संथाल की 18 सीटें और ऐसे भी कहा जाता है कि संथाल झारखंड में सत्ता का सिंहासन तय करती है। कि आदमी झारखंड में किसकी सत्ता होती है ये संथाल की जनता तय करती है। संथाल ने जिस पर प्यार लुटाया उसकी सत्ता हो गई। तो संथाल की 18 सीटें। इसके साथ ही अगर कोयलांचल की बात करें, कोयलांचल यानी गिरिडीह, धनबाद और बोकारो की बात करूं तो वहां की 16 सीटें हैं। इसके साथ ही छोटा नागपुर की 4 सीटें, जिसमें रांची जिला अंतर्गत सिल्ली और खिजरी भी शामिल है। सिल्ली से जसपा पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो उम्मीदवार हैं, तो एक बड़ा चेहरा वो भी है। हालांकि इस पूरे चुनाव में अगर बात करूं तो सुपर हॉट सीट है। हॉट सीट तो है ही, लेकिन ये चुनाव में सुपर हॉट सीट है बरहेट, जहां से मुख्यमंत्री सोरेन स्वयं उम्मीदवार हैं। 19 में 2014 में उन्होंने जीत दर्ज किया और इस बार उनके चुनावी रथ को या उनकी हैट्रिक को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गमालियन हेम्ब्रम को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई। हालांकि बरहेट से चुनावी मैदान में जरूर हेमंत सोरेन है, लेकिन वो रांची के हटिया सीट के मतदाता हैं, तो वो अपने लिए वोट नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरे हॉट सीटों की बात करें तो गांडे से कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन भी स्वयं के लिए वोट नहीं कर पाएंगी। और अन्य जो सीटों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवार से प्रत्याशी हैं। वर्तमान में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो नाला सीट से हैं। हेमंत सोरेन सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री भी चुनावी मैदान में है। 25 से ज्यादा विधायक और 528 प्रत्याशी हैं। पूरी चुनावी माहौल की बात करूं तो इस बार की बात करूं अंकित, तो पहला जैसे हमने 43 सीटों का जो 13 नवंबर को चुनावी का जो मतदान हुआ था, उसमें जो जनता की प्रतिक्रिया थी चुनाव को लेकर के, और आज की बात करूं दोनों में काफी अंतर है। हालांकि शिक्षा रोजगार तो एक अहम मुद्दा है ही झारखंड के लिए। 24 वर्ष हो गए झारखंड को और पूरे देश में झारखंड जितना संपन्न है अपने खनिज संपदाओं के साथ, जन जंगल जमीन के साथ, और उस मामले अगर यहाँ के राज्य की विकास देखें तो विकास कहीं ना कहीं अन्य राज्यों की अपेक्षा ये झारखंड आज भी पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि झारखंड के लोग छोटी छोटी रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। हालांकि आईटी हब के लिए तो बैंगलोर जाते हैं, वो तो उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन छोटी छोटी नौकरियों के लिए यही कारण है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में झारखंड के लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता है। इंडस्ट्री यहाँ नहीं होना या कोई बड़ा उद्योग नहीं खड़ा होना, यह भी मुद्दा है। इसके साथ ही एक अहम मुद्दा है जो राजनीतिक दल इसे लेकर के पूरे चुनावी प्रचार में वो लगातार जनता के बीच जाते रहे, वो था बांग्लादेश घुसपैठ। पहली बार ऐसा हुआ है इस 38। अशोक, आवाज आपकी कट रही है तो अंकित मैं बता दूं कि
अरे 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 लोगों ने पहले मतलब जैसे ही हम लोग चुनावी प्रक्रिया को लेकर उनकी राय जान रहे थे, लोगों के बीच ये बांग्लादेश घुसपैठ इस बार पहली बार है कि जनता स्वयं मुखर होकर कह रही है कि बांग्लादेश घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, हमारी अस्मियता खतरे में है, हमारे रोजी रोजगार छीने जा रहे हैं, हमारा जो सरकारी योजनाओं पर जो हक है उससे बांग्लादेशी घुसपैठिए उस हक को छीनने का काम कर रहे। तो अशोक, ये राजनेताओं एक के मुंह जो से जो मुद्दा जैसे बांग्लादेशी घुसपैठ की बात आप कर रहे हैं, तो खास तौर से जब आदिवासियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो वो ये कहती है कि आदिवासी जो बेटियां हैं उनसे शादी करते हैं, उनके जमीन होती जाते हैं। क्या ये इशू जो मुद्दा है बांग्लादेश घुसपैठ का कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक पढ़े लिखे वर्ग तक ही है? क्या वो जमीनी स्तर तक वो पहुंच पाया? जैसे चंपई सोरेन भी अब उसी सुर में है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है और लगातार पूरी बीजेपी ये कर रही है। आदिवासियों तक क्या ये मुद्दा पहुंच पाया? क्योंकि वो वोट जो संथाल में निर्णायक वोट है, वहां पे क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अंकित, बता दूं कि केंद्रीय नेताओं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, तमाम नेताओं ने, हालांकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी सी इसमें असमर्थता जताते थे इस मुद्दे को लेकर। उनका यह कहना था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 10 वर्षों से आप है, तो घुसपैठ क्यों नहीं रोका, उनका यह तर्क था। लेकिन घुसपैठ को हर कोई कहीं ना कहीं मान रहा है कि झारखंड में हुआ है। यही कारण था कि पिछले दिनों गुलाम अहमद मीर का एक बयान जो काफी चर्चा में आ गया था, उन्होंने ये कह दिया था कि हिंदू मुसलमान के साथ साथ घुसपैठियों को भी 450 रुपए में हम गैस सिलेंडर देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने जस्टिफाई किया कि मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन घुसपैठ है, ये राजनीतिक दल मानते हैं। और बता दो कि विधानसभा के तरफ से जो बीजेपी के विधायक को जो जानकारी दी गई थी, आधिकारिक जो जानकारी, उसमें भी घुसपैठ की पुष्टि हुई थी। अब जहां तक आपने कहा कि संथाल में आदिवासियों के बीच, तो देखिए बिल्कुल इस बार आदिवासियों के बीच घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा हो गया, क्योंकि उनकी बड़े पैमाने पर जमीनों की लूट हुई है। माटी बेटी रोटी जिसे बीजेपी ने चुनावी एजेंडा बनाया है, ये कहीं ना कहीं लोग, खास करके अगर संथाल की बात करें तो संथाल के लोग इससे कनेक्टेड होते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कुछ राजनीतिक कारणों से लोग इससे एक विपरीत अपनी राय रखते हैं, लेकिन ये मुद्दा है। और वहां के जो आदिवासी, चाहे युवा वोटर हो या एक बुजुर्ग हो, सबके बीच बांग्लादेशी घुसपैठ एक मुद्दा है, क्योंकि ये उनकी अस्तित्व की लड़ाई है। जिस प्रकार से आदिवासियों की संख्या घटती गई है और इतनी तेजी से घटी है, और एक खास अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या में वृद्धि होना, ये वृद्धि कहीं ना कहीं घुसपैठ के तरफ इंगित करता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में का एक वृद्धि नहीं हो सकता है। ठीक है अशोक, इन सब विषयों पे बात करेंगे। आप ग्राउंड पे हैं, मैं एक बार थोड़ा सीट्स पे बात कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं अपने जो अतिथि हैं उन सब के पास पहुंचूंगा। क्या है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जो दोनों सीट है, वहां पे जो उनके प्रतिद्वंदी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मुनिया देवी को, गमालियल हेम्ब्रेन जो हैं, क्या ये डमी कैंडिडेट टाइप के हैं? क्योंकि इनका पहले उतना प्रभाव, या ये कहें कि सीटों की लड़ाई कैसी है, किस सीट पे ज्यादा टफ लड़ाई लग रही है आपको? देखिए, गांडे सीट की बात करूं तो वहां पर थोड़ी सी फाइट है। गांडे में मुनिया देवी अच्छा फाइट दे रही है, क्योंकि मुनिया देवी को, हालांकि गमालियल हेम्ब्रम के पक्ष में भी नेताओं ने प्रचार किया, लेकिन गमालियल हेम्ब्रम का पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो सरकारी नौकरी छोड़कर, वो पहले शिक्षक थे, शिक्षक की नौकरी छोड़ करके वो 2019 में चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि उन्हें महज 2500 के करीब में वोट मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त तो उनकी उतनी पहचान नहीं थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक, देखिए, बड़ा एक वोटिंग वर्ग होता है। लेकिन बरहेट की अगर बात करूं तो बरहेट में आदिवासी मतदाता और मुस्लिम मतदाता निर्णायक फैक्टर होते हैं, जो थोड़े भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और हेमंत सोरेन के सामने अगर गमालियल हेम्ब्रम को देखा जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कम है या डमी है, बिल्कुल नहीं, गमालियल हेम्ब्रम भी काफी प्रचार कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हेमंत सोरेन बिल्कुल निश्चिंत हो जाते, बरहेट के लिए प्रचार नहीं करते, या झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आराम से बैठ जाती कि हम तो सीट निकालने जा रहे हैं, लेकिन पसीना बहा रहे हैं, इसका मतलब कि टफ फाइट है। और देखिए इस बार अंकित, प्रत्याशी से ज्यादा मुद्दे इस बार हावी हैं। घुसपैठ का मुद्दा हो, आदिवासी अस्मियता का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, तो मुद्दों पर इस बार ज्यादा मुद्दों पर ही चलते हैं। पीयूष जी हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम किशोर चौबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभी जुड़ गए हैं। पीयूष सर, क्या है झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा? आप जितना अभी तक जो भी इलेक्शन चला पूरा, और पूरा इलेक्शन अब समाप्ति की ओर है, आज लास्ट मतदान है जो सेकंड फेज का है, सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरे झारखंड में जिसका ज्यादा प्रभाव दिखता है आपको, आपके नजरिए से क्या है? देखिए अंकित जी,
और देखिए मुद्दा पूरा, देखिए कोई भी राज उठा लीजिए आप, आज पूरे देश का हालात वही है कि सबसे बड़ा है कि रोजगार जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और झारखंड में वैसे भी देखिए रोजगार का टोटा रहा है यहाँ पे। जबकि अभी अशोक कह रहे थे कि, और ये बात सही भी है कि काफी रिसोर्सफुल वो स्टेट है, क्योंकि जब बंटवारा हो रहा था बिहार कहीं ना कहीं जो है उसको परेशानी हो रही थी कि झारखंड जिसमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको जो अलग किया जा रहा है तो बिहार को क्या मिलेगा। तो झारखंड, लेकिन झारखंड में जो भी पार्टियां आई हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है इन रिसोर्सेज का दोहन अपने लिए करने के अलावा कुछ नहीं किया। जबकि अब आप कोयलांचल को देख लीजिए, कोयलांचल में जितना करप्शन है, जितने वहां पे बड़े बड़े माफिया हैं, और जिस तरह से वहां पे चोरी होती है, जबकि वो रेवेन्यू जो है अगर सरकारें चाहें तो कायदे से उस पर रोक लगा के सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सकता है, और कैसे उससे उससे जुड़े हुए कैसे उद्योग आगे बढ़ सकते हैं, या सप्लाई चेन किस तरह से बढ़ा के जो भी इलेक्ट्रिक जो 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 हाइड्रो पावर जो प्लांट्स हैं किस तरह से उनको जो है पूर्ति की जा सकती है, ये तमाम चीजें देख के सरकारें जो है वहाँ पे रेवेन्यू बढ़ाने का काम कर सकती थी और वहाँ रोजगार क्रिएट करने के अवसर पैदा कर सकती थी। लेकिन ऐसा हमने देखा लगातार हुआ नहीं है, और इसीलिए ये रोजगार की समस्या, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की समस्या कि आपको वहाँ से छोड़ के पलायन की बहुत बड़ी समस्या आज भी जो है। देखिए झारखंड और बिहार में बहुत कुछ कहा गया, बिहार में भी ये बात कही गई कि साहब अब तो बड़ा विकास हो गया, लेकिन आज भी आप देखिए बिहार से बहुत से लोग जो है अच्छा रोजगार मैं कह रहा हूँ, अच्छा रोजगार पाने के लिए जो है कि बाहर ही निकल रहे हैं पूरी तरीके से। अभी भी बिहार और झारखंड लोगों को स्थानीय रूप में उस तरीके से रोजगार नहीं दे पा रहे हैं जैसा कि देना चाहिए था। तो सबसे बड़ा मुद्दा वो रहा है। महंगाई तो है, देखिए ये पूरे आप चाहे महाराष्ट्र में चले जाइए, आप चाहे उत्तराखंड में हमने देखा था, हमने उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, और बिहार में देख रहे हैं, और हम जो है कि झारखंड में भी ये दो मुद्दे आम आदमी को छू रहे हैं। तो इसीलिए जो है क्योंकि सरकारें फेल हैं इन मुद्दों पे, कोई भी सरकार है वो लगातार कई आ रही है, वो इन सब में फेल है, तो वो जो है डाइवर्ट करने के लिए तमाम तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और इसीलिए जो है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी करनी है इस बार, और एक चूंकि आदिवासी वोट बहुत महत्वपूर्ण वोट है झारखंड में, और वो निर्णायक वोट होता है आदिवासी वोट, आदिवासी सीटें जो जीतता है वही जो है सत्ता की सीढ़ी चढ़ पाता है। तो उसको बांटने के लिए, और चूंकि उसमें जो है कि चूंकि वहाँ की जेएमएम जो है वो एक क्षेत्रीय दल है, वहाँ का लोगों की अस्मिता से जुड़ा हुआ, आदिवासियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, और उनके मुद्दों को लेकर चलता है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी है, आदिवासियों की ही पार्टी है। तो उसके हिसाब से उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो जाति समीकरण काफी स्ट्रांग है, बाकी तबके तो उसके साथ है, लेकिन आदिवासी हमने पूरे देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव ले लीजिए या लोकसभा चुनाव देख लीजिए, तो उसमें जो है कि आदिवासी उनके साथ नहीं रहे हैं। तो उसको तोड़ने के लिए ये जो है कि घुसपैठिए का और जो है बांग्लादेशी का, और जमीन जो है शादी करके जमीन अपने कब्जे में कर लेने का, ये सब एक इस तरह का दुष्प्रचार वहां पे, कि मैं दुष्प्रचार कहूंगा क्योंकि ये जो फैक्ट्स है उससे काफी दूर है ये चीजें। कोशिश की जा रही है कि बांटने के लिए, न केवल आदिवासियों को बांटने के लिए बल्कि हिंदुओं को भी जो है, जो शहरी हिंदू हैं वो उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के ये मुसलमानों का डर दिखा के, और कि मुसलमान जिस तरह कब्जा कर रहे हैं, ये सब करके एक अपने पक्ष में लाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, और वो कोशिश हमेशा करती रही है वो। तो ये इसलिए मुद्दा बहुत है। हमने देखा कि ये मुद्दा बना दिया गया है कि ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं, और जो ये है, देखिए जो जहां तक आदिवासी जो इंटीरियर इलाके हैं वहां पे इसका कोई प्रभाव नहीं है जिस तरह का है। ये शहर में निश्चित रूप से हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आदिवासियों के बीच में जो देखिए वो सब जो है वहां तो जो है कि वो लोग आपस में मिलजुल के ही काम करते हैं, रहते हुए आए हैं, और ऐसा कोई भी मनमुटाव नहीं है। और वो वहां पे जो ये शादियां इस स्तर पे हो भी नहीं रही हैं, ये सारा एक दुष्प्रचार चल रहा है वहां पे। तो मुझे लगता है कि वो प्रभाव वहां पड़ने वाला नहीं है। तो वो मुद्दा उतना प्रभावी नहीं है, थोड़ा बहुत उसका प्रभाव हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ जो है जिस तरह से घर घर जाके जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो शहरी इलाकों में ये प्रभाव हो सकता है, एक माहौल जो पूरा बनाया जा रहा है उस तरीके से। श्याम किशोर जी के पास चलेंगे, एक बार इनसे भी एक ले लेते हैं रिव्यू। तो अभी सर श्याम किशोर जी बहुत बहुत स्वागत है।
क्या जी है धन्यवाद। स्थिति जो मुद्दे चल रहे हैं, आदिवासी बहन बेटियों से शादी, बांग्लादेश घुसपैठ, जमीन की स्थिति क्या है? क्या वाकई में शादियां हो रही हैं? ऐसी कहानियां चल रही हैं जो बैकग्राउंड में बीजेपी या कुछ पत्रकार भी ऐसा कह रहे हैं कि बाहर से लोग किसी दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, वहाँ पे जिनके रिश्तेदार हैं पहले से वहाँ पे रुक रहे हैं, महिलाओं से बेटियों से शादी कर रहे हैं और जमीन पे वो उनके बहाने वो कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, ऐसी बातें हैं। क्या है स्थिति वहाँ की? देखिए, बाहर से अगर लोग आ रहे हैं, पहला सवाल तो यही है कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं। झारखंड की सीमाएं अन्य देशों से सटी हुई नहीं है। अन्य देशों मतलब सीधे सीधे बांग्लादेश से सटी हुई नहीं है। वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उसके बाद बंगाल क्रॉस करते हैं, तब यहाँ आते हैं। तो दो स्टेज पे फिल्टर क्यों नहीं किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ वो आ रहे हैं, अब बीजेपी का आरोप है कि यहाँ आ गए तो ये रोका क्यों नहीं गया। तो क्या ये 2019 से 2024 के बीच ही आए या इसके पहले भी आए? इसके पहले 5 साल तक भाजपा की सरकार रही, उसने क्या किया इस पे? मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा। बगल का स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव के साथ भाजपा बहुत अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में आई। वहां भी शायद ये समस्या है और वहां की सरकार ने डिसीजन लिया कि कैबिनेट डिसीजन लिया कि हम यहाँ पे बांग्लादेशियों की पहचान करेंगे और उसके लिए उसने कमेटी बनाई। और उसको मैं इस बात से जोड़ रहा हूं कि यहाँ झारखंड के चुनाव में बड़ा पॉपुलर हुए और ज्यादा उन्होंने मेहनत की, साम दाम दंड भेद सारा मतलब सारी नीतियां अपनाई। हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो घुसपैठियों को लात मार के भगा देंगे। तो क्या असम में घुसपैठ नहीं है क्या? मेरी समझ से असम में तो ज्यादा है। घुसपैठ हो सकती है, इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और दोनों तरफ से अभी तो कुछ फाइनल हुआ नहीं है। लेकिन नहीं ही आए हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता और ये भी नहीं कहा जा सकता कि आके बाकी लोग को वो डिस्प्लेस कर दे रहे हैं और शादियां कर रहे हैं। शादियां कर रहे हैं अगर है इनकेस तो मर्जी से है, ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती पिस्टल की नोक पे शादी कर रहे हैं। इसको रोकने का उपाय होना चाहिए। मुद्दे केवल उछाले जा रहे हैं। मेरी समझ से इनकेस अगर भाजपा की सरकार आती है तो क्या वह इसको कर पाएगी पूरी तरह से? असम का उदाहरण तो सामने है, आपका बिहार का उदाहरण सामने है, बिहार में भी है कुछ इलाकों में। तो ये केवल मुद्दे हैं और मुद्दों को इसलिए जोड़ा जा रहा है, जैसा पुष्पेश जी ने कहा। मैं अगर आपके पास समय हो तो मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। हाँ, ठीक है। यहाँ पे आपने सवाल उठाया कि यहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार क्रिएट किए जा सकते हैं। झारखंड में नो डाउट आयरन ओर, कोयला, अब्रक, मैग्नीज, माइका, आपका डोलोमाइट, क्या क्या सारी चीजें हैं। इवन गोल्ड और सिल्वर भी है, हीरा भी है और इसको हम ट्रेड कर रहे हैं पिछले 24 वर्षों से। उसके पहले भी करते थे, अभी भी केवल झारखंड ट्रेडर बन के रह गया है। जो आप बोलते हैं कि लूट हो रही है, लूट इसलिए हो रही है, लूट मतलब उसकी स्मगलिंग हो रही है या ज्यादा खनन हो रहा है एनजीटी के प्रावधानों का उल्लंघन करके, तो वो केवल ट्रेडिंग में हो रहा है। अगर जो हम उत्पाद करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मामले में या नेशनल इश्यूज पे उसको बाहर भी भेजेंगे, लेकिन उसका एक शेयर, इवन 1/4 भी अगर हम यहाँ पे उसकी वैल्यू एडिशन करते, उसके लिए फैक्ट्रियां लगाते, तो निश्चित तौर पे यहाँ की राजस्व में भी वृद्धि होती, लोगों को रोजगार भी मिलता और खुशहाली भी आती। ये जाहिर है कि केवल खेती की बदौलत झारखंड जैसे या किसी भी स्टेट में केवल खेती की बदौलत बहुत आगे नहीं जाया जा सकता है, जब से ऊपर से अलग से पैसे ना आए। अलग से पैसे आएंगे या तो व्यापार से या रोजगार से, 2 ही चीजें हैं। तो वो आ सकता था। आपको पता नहीं आप लोग उस समय पत्रकारिता में थे कि नहीं, मेरी आपकी उम्र मुझको बहुत कम लग रही है। सो 2000 जब झारखंड बना था तो आरंभिक 8-9 वर्षों में यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए धनाधन एमओयू हुए। धनाधन मतलब विश्व के जितने बड़े उद्योगपति हैं सभी आए। उस समय अडानी उतने बड़े नहीं थे, अंबानी आए थे
और आपके मित्तल आए थे, रुइया आए थे, सारे लोग आए और सबसे करोड़ों करोड़ के एमओयू हुए, टीका कोई नहीं, किसी ने भी फैक्ट्री नहीं लगाई, एक दो छोटी मोटी लगी, वो भी विवादों में रही। तो सवाल है कि यहाँ की सरकारें मतलब जो भी रही, एक भोजपुरी में कहावत है, केकर केकर लिहू नाम कमरी ओढ़ले सौसे गांव। यहाँ तो सभी सरकारें रह चुकी है, सभी ब्रांड की रह चुकी है, भाजपा की मतलब गठबंधन रह चुकी है, जेएमएम का गठबंधन रह चुका है, इवन भाजपा और जेएमएम की दोनों दो साथ भी रह सरकारें रह चुके हैं। चुकी हैं, वो साथ भी रह चुके हैं, इवन निर्दलीय की भी सरकार रह चुकी है। मतलब सारा कुछ यहाँ की जनता ने आजमा लिया और पूरा मौका दिया कि आप करिए, इसलिए कि एक एक टर्म में चार चार सरकारें बनी, लेकिन पट्टों ने विधानसभा भंग होने की नौबत नहीं आने दी, इधर से उधर, जैसा कि अभी बिहार में हुआ या महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक में भी पहले हुआ था। अब देख चुके हैं लोगों ने, राष्ट्रपति शासन भले लगा लेकिन विधानसभा निलंबित रही, फिर सरकारें बनी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके लिए किसी एक सरकार पे आरोप नहीं लगाया जा सकता है, सभी वही है, सभी एक ही ब्रांड है। आप कहिए सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, वह इसलिए भी कह सकते हैं कि इस चुनाव में आप देख लीजिए, पता ही नहीं चलेगा कि ये कल किस दल में था। और तो और मुख्यमंत्री भी बदल जा रहे हैं, तो और किसका बोलेंगे, विधायक या कार्यकर्ता का क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री बदल जा रहे हैं। इवन इन द मिड इलेक्शन लोग खड़े हो रहे हैं, मान जा रहे हैं, किन शर्तों पे मान रहे हैं, यहाँ तो विधान परिषद भी नहीं है। दो चीजें होती है ना, कि अगर आपको पहले मनाया गया चुनाव में खड़े होने से पहले तो नहीं माने, शुरू में नाम वापसी तक नहीं माने, जब वोटिंग का टाइम आया तो आप मान गए। भाई क्यों मान गए, कुछ तो बात होगी। यहाँ तो ये भी नहीं है कि आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा, यहाँ तो विधान परिषद भी नहीं है, तो कुछ तो बातें हैं अंदर की, और वो बातें मेरे ख्याल से हर कोई समझता है। इसके बाद जहां तक मुद्दे का सवाल है, हाँ एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था, जितना इंटेंस प्रचार यहाँ पे किया गया, आप कहिए कि घर घर जाके किया गया, हर स्तर पे किया गया, इसका एक दूसरा मतलब निकलता है जो मेरी समझ से कि अपने कैंडिडेट्स पे पार्टियों को भरोसा नहीं है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव अलग चीज है, विधानसभा चुनाव में सामान्यतः होना यही चाहिए, एथिकली ये होना चाहिए कि कैंडिडेट को लोग चुने, पार्टी को नहीं, इसलिए कि वो कैंडिडेट डायरेक्ट होता है उनके साथ। और चूंकि यहाँ का इतिहास रहा है कि 50% या उससे ज्यादा सीटिंग एमएलए हार जाते रहे हैं, इसका मतलब कि कैंडिडेट का पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और उसको वो खारिज करती रही है चुनाव में चुप आराम से। तो इतना ज्यादा प्रचार होने का मतलब ये हो गया कि जो आप मुद्दे का सवाल उठा रहे हैं, तो ये मुद्दे गौण हो गए हैं, पार्टियां महत्वपूर्ण हो गई हैं। इस बार कैंडिडेट का चुनाव नहीं हो रहा है, इस बार पार्टियों का चुनाव हो रहा है, पार्टियां लड़ रही हैं, कैंडिडेट्स कम लड़ रहे हैं। अब पार्टियों के कार्य व्यवहार से आप देख रहे होंगे कि उनको खुद ही अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है। जिस चंपाई सोरेन को भाजपा इतना कहिए गा बजा के ले गई, उनके क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार करना पड़ा, बाबूलाल मरांडी के यहाँ भी प्रचार करना पड़ा, अर्जुन मुंडा की पत्नी के यहाँ प्रचार करना पड़ा, रघुवर दास की बहू के यहाँ प्रचार करना पड़ा, मधु कोड़ा की पत्नी के यहाँ प्रचार करना पड़ा, और सब जगह आपको करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि आपको खुद ही अपने कैंडिडेट पे, मैं तो यही सीधा अर्थ निकालता हूं कि आपका भरोसा अपने कैंडिडेट पे खुद ही नहीं है। इवन मतलब ये, मैं चूंकि भाजपा में बड़े लोग हैं, 4-4 5-5 मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैंने नाम लिया, अदरवाइज उस साइड में भी वही हाल है। कल्पना सोरेन को 98 सभाएं करने की क्या जरूरत पड़ी, हेमंत सोरेन को 94 सभाएं करने की क्या जरूरत पड़ी। अगर कैंडिडेट सबल है तो वो तो अपने भी निकाल सकता है ना। अब जो स्थिति आ रही है, मुझको लग रहा है कि ऐसा न हो कि मुखिया के प्रचार चुनाव में भी इस ढंग की स्थिति आ जाए। आप कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है, जब पार्टियों का कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है तो जनता बेचारी को तो करना ही है, चाहे जो रहे, ABCD, किसी न किसी को तो वो वोट देगी ही, सारे वोट नोटा में नहीं जा सकते हैं ना। तो बाबूलाल मरांडी वोट करने पहुंचे हैं, क्या बोल रहे हैं जरा हम उनको सुनते हैं अभी। बाबूलाल मरांडी को, बाबूलाल मरांडी बाइट, अच्छा
अभी वो नहीं आए हुए हैं। तो हम अशोक के पास एक बार चल लेते हैं। अशोक, एक बार सीटों के बारे में जानकारी थोड़ा सा दे दीजिए, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है। इन सब चीज़ों पे तो हम रोज बात कर ही लेंगे। सीटों के बारे में जरा बताइए, क्या स्थिति है? बाबूलाल मरांडी की सीट की स्थिति क्या है? और उसके अलावा कल्पना सोरेन के बारे में तो थोड़ा बहुत आपने बताया भी। मंत्री हैं, बादल पूर्व मंत्री हैं, उनकी सीट की क्या स्थिति है? और जो अलग अलग जो महत्वपूर्ण सीट हैं, जरा उनके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिन 38 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होना है, उसमें बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 6 सीटों पर उसकी सहयोगी दल आजसू पार्टी, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो दिल्ली से स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। अगर महत्वपूर्ण सीटों की बात करूं तो धनबाद सीट में बाबूलाल मरांडी का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के निजामुद्दीन अंसारी के साथ साथ माले के राजकुमार यादव के साथ है। यानी यहाँ पर त्रिकोणीय जो मुकाबला है, उसमें अंकित देखने वाली बात यह है कि निजामुद्दीन अंसारी और माले के राजकुमार यादव दोनों फ्रेंडली फाइट में उतर गए। यानी इंडिया गठबंधन के ही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को समर्थन देने के बजाय एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों का फ्रेंडली फाइट होना कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी के लिए एक शुभ संकेत है। वहीं एक निर्दलीय जो प्रत्याशी थे, हालांकि वो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में वापस शामिल हो गए, निरंजन राय, तो एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि निरंजन राय बाबूलाल मरांडी को चुनाव में काफी नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। हालांकि वो डैमेज कंट्रोल कर लिया गया, उन्होंने सदस्यता ले ली पुनः एक बार, और बाबूलाल मरांडी को वो समर्थन कर रहे। तो ये हॉट सीट की बात थी। दूसरी अगर मैं हॉट सीट की बात करूं तो हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री हैं। हाफिजुल हसन पिछले बार अपने पिताजी के निधन के बाद उन्हें एक तरह से कहा जा रहा था कि अनुकंपा के आधार पर वो सीट मिली, जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। उनका सीधा सीधा मुकाबला कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह के साथ है। वो एक हॉट सीट है, चूंकि हाफिजुल हसन को चुनाव से पहले ही मंत्री बनाया गया था, तो मंत्री बना करके पिछले बार चुनाव लड़ाया गया था। तो ये भी कहा जा रहा था कि बड़ा फैक्टर है कि इस वजह से वो अपनी सीट निकाल लिए। इसके साथ ही दूसरे जो अन्य हॉट सीटों की बात करें, जिसमें गांडे सीट से कल्पना सोरेन है और उनके सामने मुनिया देवी बीजेपी से उम्मीदवार है। हालांकि जिस प्रकार से गांडे में कल्पना सोरेन पूरे चुनावी कैंपेन में देखी गई, तो ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल वहां पर एक स्पष्ट किसी को बहुमत दिखेगा, लेकिन नेक टू नेक फाइट जरूर कह सकते हैं, क्योंकि काफी मशक्कत कल्पना सोरेन को अपनी सीट के लिए करना पड़ा है। नेताओं को वहां पसीना बहाना पड़ा है, और मुनिया देवी की एक स्वच्छ छवि है, जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। तो कह सकते हैं कि ग्रामीण मतदाताओं के बीच या महिला मतदाताओं के बीच मुनिया देवी की भी अच्छी पकड़ है। इसके साथ सीता सोरेन की सीट के बारे में जरा बताइए, क्योंकि इरफान अंसारी जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने सीता सोरेन पे कुछ आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद सीता सोरेन काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। और जिस तरीके से बीजेपी लगातार पूरी ताकत वहाँ पे दिखाई, उधर ये भी स्पष्ट है कि वो सीट कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सीता सोरेन चुनाव भी हार गई थी लोकसभा का। क्या स्थिति है सीता सोरेन की सीट की? बिल्कुल, सीता सोरेन जिस सीट से है वो जामताड़ा का सीट है। जामताड़ा से वर्तमान में मंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री हैं और प्रत्याशी हैं डॉक्टर इरफान अंसारी। और इरफान अंसारी ने जिस प्रकार नॉमिनेशन हुआ था, वो समय याद होगा, जो उनका एक बयान आया था जिसमें रिजेक्टेड माल कह दिया गया था। हालांकि वो बार बार ये कह रहे थे कि मैंने वो बयान नहीं दिया, मैं उन्हें भावी मानता हूं। और कल की बात करूं तो मतदान से पहले भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के महिलाएं आएंगी, कुछ महिला नेत्री आएंगी और आपको फंसाने की कोशिश करेंगी। तो वहां एक तरह से कह सकते हैं कि सीता सोरेन के जामताड़ा से प्रत्याशी, हालांकि सीता सोरेन अब तक जामा से चुनाव लड़ती आ रही है, 3 बार की विधायक रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जामताड़ा से उतारा है। और जामताड़ा में आदिवासी और मुस्लिम मतदाता एक बड़ा निर्णायक फैक्टर होता है। और जिस प्रकार से आदिवासी वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए सीता सोरेन को वहां पर मैदान में उतारा गया। सीता सोरेन एक काफी मजबूत कैंडिडेट है, अच्छी उनकी स्थिति है। शायद यही कारण है कि इरफान अंसारी अब मुद्दों के बजाय कहीं ना कहीं पर्सनल इश्यूज को लेकर के कमेंट करने लगे। हालांकि इस मामले में सीता थोड़ी सी पीछे रही हैं, वो पर्सनल चीजों पर नहीं गई हैं, मुद्दों पर गई हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठ की अगर बात करें तो जामताड़ा भी वो इलाका आता है जहां कहा जाता है कि घुसपैठ हुए हैं। और अंकित, मैं पिछले दिनों की अगर बात करूं तो रांची में भी छापेमारी हुई थी, बंगाल में भी छापेमारी हुई थी, लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी थी। और जो छापेमारी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने किया था, जो पहला अपना चरण का झारखंड में मतदान हुआ था, उससे ठीक पहले हुआ था, वो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर ही हुआ था। तो ये आप कह सकते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां भी मानती है कि घुसपैठ हुई है। और रांची में 3 लड़कियों को बाकायदा पुलिस ने पकड़ा था।
जिनकी नागरिकता बांग्लादेश की थी। मैं वापस से जामताड़ा सीट पर आता हूँ और इसलिए मैं ये बोला क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ के प्रमाण मिल चुके हैं, राजधानी रांची में भी मिले और ये कहा जाता है कि बंगाल के रास्ते ही ये घुसपैठ होता है। जामताड़ा की बात करें, पाकुड़ की बात करें, ये जो कुछ विधानसभा जो क्षेत्र इनकी जो सीमाएं हैं वो बंगाल से लगती है और कहा जाता है कि बांग्लादेश से जब लोग आते हैं तो बंगाल के रास्ते इन्हीं कुछ जिलों में आते हैं। उन्हें वहां पर बाकायदा मदरसा में बैठाया जाता है, जैसा बीजेपी के नेता भी आरोप लगाते हैं कि मदरसा से बाकायदा पूरे संचालित होता है, एक गिरोह काम करता है जो उन्हें वोटर कार्ड तक मुहैया करा देता है। हालांकि ये तो कोर्ट में मामला चल रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसी इस पर जांच करी, लेकिन पिछले दिनों इसे लेकर भी छापेमारी हुई थी। अब मैं जामताड़ा की बात करूं तो जामताड़ा में इरफान अंसारी के सामने एक ऐसी उम्मीदवार है जिसने बिल्कुल इरफान के भी पसीने छुड़ा दिए हैं और यही कारण है कि वो पर्सनल अटैक करने लगी। हालांकि इस पूरे प्रकरण में देखें जिस प्रकार जातियों का समीकरण क्या है अशोक, वहां पे जैसे मैं जामताड़ा गया भी था वहां ग्राउंड पे, तो मैंने एक चीज देखा कि जैसे बिहार से बहुत कुछ अलग वहां की तस्वीर दिख रही थी। आदिवासी थे जो शिबू सोरेन के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वो हैं, उनको मानते हैं शिबू सोरेन को। क्या शिबू सोरेन को मानने वाले आदिवासी जो हैं ऐसी परिस्थिति में जब इरफान अंसारी उनकी पार्टी से हैं, इरफान अंसारी अलग हैं और वहीं बात कर लें कांग्रेस से और बात कर लें इनकी घर की एक महिला, इनकी बहू हैं, उस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या जो आदिवासी हैं वो इतनी पॉलिटिक्स समझेंगे, वो ऐसी वोटिंग करेंगे कि जो कि कांग्रेस को वोट जाए या आएंगे सीता सोरेन पे? देखिए अंकित, मैं बता दूं कि झारखंड के 5 प्रमंडल की बात करें तो उसमें संथाल परगना एक अलग वहां के लोग हैं, उनकी मानसिक स्थिति एक अलग होती है। 18 विधानसभा सीटों की बात करें तो वहां की जो 7 ट्राइबल सीटें, अगर 19 की बात करूं तो वो पूरे की पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में गई है और वहां के लोग शिबू सोरेन को दिसोम गुरु मानते हैं और हेमंत सोरेन को वहां एक तरह से कहें कि शिबू सोरेन परिवार से जुड़े हुए सदस्यों को लोग बिल्कुल इस प्रकार अपनाते हैं जैसे उनके वो घर के सदस्य हैं। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं कर रहा हूँ, ये संथाल की रियलिटी में बता रहा हूँ कि वहां के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, और वहां पे एक नारा भी चुनावी सभाओं में देख सकते हैं, आका देश ओकाया, वो लोग कहते हैं अबुआ अबुआ। वहां के लोग जो संथाली भाषा में कहते हैं, मतलब अपना अपना, तीर धनुष को वहां पर लोग अपना बताते हैं। और यही कारण है कि संथाल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती रही है। पिछले बार का चुनाव इसका पुख्ता प्रमाण आपको देता है कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन के पक्ष में या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में गया। हालांकि इस बार का समीकरण बदला है कि बोरियो से जो 5 बार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम, इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। लुइस मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करती आई हैं 2014 में, जिन्होंने हेमंत सोरेन को मात दिया था, वो इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा में और उस सीट से हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की परंपरागत सीट रही है। उससे ज्यादा वो सोरेन परिवार की सीट रही है। वहां से शिबू सोरेन के बाद उनके बेटे दुर्गा सोरेन, उसके बाद उनकी पत्नी सीता सोरेन चुनाव लड़ती आ रही हैं। तो इस बार का राजनीतिक समीकरण काफी कुछ बदला है। लेकिन मुद्दों की बात करें तो देखिए अब ऐसा हो गया है, आधुनिकता का दौर है अंकित। अब आदिवासी समाज भी कहीं बैकवर्ड नहीं है, वो काफी सशक्त है, चीजों को लेकर काफी जागरूक रखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, विजुअल मीडिया के माध्यम से। अब लोग जानने लगे कि हमारा विकास क्यों रुका है, हम क्यों रुके हैं, और संथाल में जिस प्रकार से पलायन बढ़ा है, लोग अब ये जानने लगे हैं कि सरकार कौन सी होनी चाहिए और हम जो सबसे ज्यादा किसी सरकार को समर्थन देते हैं उसी की सरकार बनती है और हमारी अनदेखी होती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जागरूकता अब संथाल में भी आई है, चाहे वो संथाल के ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो या शहरी क्षेत्रों की। एक मैं सीट की चर्चा करना चाहूंगा अंकित, दुमका उप राजधानी है झारखंड की, और वहां से शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, वो प्रत्याशी हैं। बसंत सोरेन को लेकर थोड़ा बहुत विवाद भी पहले भी चलता रहा है। और वहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहें तो पूर्व सांसद सुनील सोरेन ये वही शख्स हैं जिन्होंने शिबू सोरेन को मात दिया था। यानी शिबू सोरेन को मात दिया, हेमंत को मात दिया, और अब बसंत के सामने कड़ी टक्कर देने के लिए वहां पर खड़े हैं। और दुमका हमेशा से गढ़ माना जाता है, सोरेन परिवार का गढ़ माना जाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। तो देखिए वहां पर जिस प्रकार की कांटे की टक्कर है, ये बताता है कि संथाल की राजनीतिक स्थिति बदली है, वहां का जो समीकरण है वो काफी बदला है। और इस बार जनता ऐसे एक दौर पर आ गई है जहां ये नहीं कह सकते कि किसी को स्पष्ट बहुमत देने के रूप जा रही है।
लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखते हैं, लेकिन अब मुद्दों की बात हो रही है, अपने विकास की बात हो रही है, आदिवासी समाज की घटती जनसंख्या की बात हो रही है, सरना धर्म कोड की बात हो रही है, वो तमाम मुद्दों पर बात हो रही है जो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है, संथाल परगना से जुड़ा हुआ है। और इस बार की बात करो तो पूरा अगर चुनावी समीकरण देखें तो लोग इस बार केवल नारे पर नहीं जा रहे हैं, वो एक्चुअल मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता इस बार एक तरह से कहें कि राजनेताओं से ज्यादा इस बार जनता तैयार थी कि हम किन चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। कुछ को सरकार के काम भा रहे हैं, कुछ को जो केंद्रीय नेता आ रहे हैं दूसरे तरफ के उनके वादे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस बार जनता पूरी तरीके से सजग है। विकास और शिक्षा जो एक चुनावी स्लोगन हो जाता है वो नहीं, अपनी रियलिटी को इस बार देख करके लोग वोट करने के लिए। और संथाल की अगर बात करूं तो संथाल में भी काफी जागरूकता आई है, आदिवासी मतदाताओं में काफी जागरूकता आई है। यही कारण है कि सुबह 6:30 बजे से ही आदिवासी मतदाता ऐसे ऐसे सुदूर गांव के लोग जो अक्सर अपनी दिनचर्या की शुरुआत खेत खलिहान से करते थे, वो आज पहले मतदान के लिए आए हैं। ये बताता है कि परिवर्तन हो रहा है, लोग अपने मुद्दों को लेकर काफी सजग हुए हैं। जी 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 अशोक, तो कुल मिला के जो अभी आपने बताया कि वहाँ के सीटों की स्थिति ये है। पीयूष पंत जी के पास चलेंगे। पीयूष जी, सबसे जो बड़ा जो 2019 का ही आधार लेके लोग बोलते हैं कि संथाल में आदिवासियों का प्रभाव है, जेएमएम से सबसे ज़्यादा जुड़ाव है और वो दिखता भी है। लेकिन जब पूरे झारखंड की पॉलिटिक्स की बात करें तो ये कहना कि जो कि सबसे बड़ा इशू है कि आदिवासी, तो बीजेपी के पास भी बहुत बड़े आदिवासी चेहरे हैं, बीजेपी सत्ता में भी रही है। क्या 2019 के चुनाव को ही आधार माना जाए या 2014 में देखा गया कि बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हारे? क्या है कंडीशन वहाँ की कि चुनाव जो वोटिंग पैटर्न है वो बदल भी सकता है या 2019 को रिपीट कर सकता है? देखिए, 2019 को रिपीट भी कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आदिवासी अस्मिता की बात पैदा हो गई। जिस तरह से हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी गया वहाँ पे, और इसको हेमंत सोरेन ने बहुत प्रचारित किया, और खासकर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने इस बात को बहुत प्रचारित किया। और जब वो जेल में थे उस दौरान कल्पना सोरेन ने वो जो है कि जिम्मेदारी संभाली और वो लगातार पब्लिक के बीच में आई। यही कारण कि इस बार जो है जनसभाओं में अपार भीड़ दिखाई दी उनकी जनसभाओं में, और कहीं न कहीं महिलाओं के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। तो ये एक आदिवासी अस्मिता, क्योंकि देखिए झारखंड जो है कि मूलतः जो है वो आदिवासी बहुल इलाका है वो, और वहाँ की जो भी जल जंगल जमीन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो उस पर ज़्यादातर लोग निर्भर है। और ये सवाल भी लगातार इस चुनाव में भी जो है जेएमएम ने उठाया है कि किस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी आती है, सरकार उनकी आती है, तो प्राइवेट जो है कॉरपोरेट्स को जो है वो ये सब जल जंगल जमीनों को जो है सौंप दिया जाएगा। और कॉरपोरेट्स पूरा और जो वो उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण भी दिया, जिस तरह से वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है और अडानी को वहाँ पे पूरा का पूरा जो है दे दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है, और इसको लेके आदिवासी अस्मिता की बात है, आदिवासी के जो रिसोर्सेज है, जल जंगल जमीन है, उसकी बात है। देखिए जो माटी रोटी और बेटी की बात कही गई, उसके काउंटर में जो है जल जंगल जमीन का नारा जेएमएम ने इसीलिए दिया क्योंकि वो झारखंड से जुड़ा हुआ नारा है, वहाँ लोगों के अपने अस्मिता का नारा है, उनके लोग अपने जीवनचर्या का नारा है। इसीलिए आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, पूरा आदिवासी ही, देखिए पूरा का पूरा दोनों ही पार्टियों के, चाहे बीजेपी का गठबंधन हो या चाहे जेएमएम का गठबंधन हो, आदिवासी मुद्दा ही रहा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को देखिए तमाम कोशिश करनी पड़ी आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए। उन्होंने तमाम कोशिश करी कि आपस में, इसीलिए मुस्लिम वाला मुद्दा उठाया गया, घुसपैठियों का जमीन ले लेने का, ये सब मुद्दे उठाए गए। उसके बाद देखिए आप किस तरह जो है कि दिल्ली के सराय काले खां का नाम बदल के जो है बिरसा मुंडा जी के नाम पे, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे कर दिया गया, जिसपे जेएमएम ने ऑब्जेक्शन भी हुआ। तो ये वही आदिवासी जो वोट बैंक है उसको अपने पास लाने के लिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि इनके बिना जो है वो सत्ता में आ नहीं सकती झारखंड में। और इसीलिए बाबूलाल मरांडी को, जो उनसे अलग हो गए थे, और वो उनको फिर से जो है मनुहार करके वो अपने साथ लाई है, क्योंकि उनको लगता है कि आदिवासी चेहरे उनके साथ होना बहुत जरूरी है। हालांकि रघुवर दास को लाके उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया,
और रघुवर दास ने जिस तरह की नीतियां अपनाई, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। और जिस तरह से वहाँ ये कहा गया रघुवर दास के टाइम में कि भाई पूरा का पूरा जो है कि आप एक वहाँ पे सम्मेलन किया गया था बाद में, मुझे याद है 2023 की शायद बात है, कि पूरा का पूरा स्टेटस जो है वो जिन्होंने शादी करी है चाहे मुसलमानों से चाहे ईसाइयों से, उनको जो है स्टेटस, उनका ट्राइबल वाला स्टेटस खत्म कर दिया जाएगा। तो काफी आक्रोश था आदिवासी अभी भी जो है इसको भूले नहीं है पूरी तरीके से। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो लगातार उनके हितों को नुकसान करेगी, उनको जो स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं उनको खत्म कर देगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपने जो कहा कि 2019 का रिपीट हो सकता है, तो संभावना इसकी भी है। लेकिन जो जाति समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अगर नॉन आदिवासी जाति समूहों को ले ले तो वो खासकर जो है कि आपका ओबीसी देख लीजिए, उसमें वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अपर कास्ट तो रहते ही रहते हैं, और तमाम जो जातियां हैं वो जो बाहर से जो है, बिहार से है, जो है उत्तर प्रदेश से है, जो नॉन आदिवासी लोग हैं, वो भी जो है एक तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और इसीलिए जो है कि मुसलमानों का मुद्दा उठाया गया, घुसपैठियों का उठाया गया, ताकि ये लोग और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकें। तो मामला दोनों तरफ का है। मैं कहूंगा अभी जो है स्थिति साफ नहीं है कि कौन लौट के क्या जेएमएम आएगी या फिर जो है भारतीय एनडीए आएगा वहां पे। तो ये स्थिति अभी, बट मुझे लगता है एक टफ फाइट है वहां पे भी। झारखंड से अभी फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि सुबह अभी जो 9:49 हो रहा है, अभी तक का दूसरे चरण का जो मतदान है 12.71% हो चुका है, यानी इतनी वोटिंग हो चुकी है। ये एक बड़ी बात है, लोगों में उत्साह है, काफी उत्साह के साथ लोग वोटिंग कर रहे हैं। दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आया है 12.71%, लगभग 13% वोटिंग हो चुकी है। लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, लोगों में उत्साह है, युवा भी निकल रहे हैं, बुजुर्ग भी निकल रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि जो झारखंड की स्थिति है, जो पॉलिटिक्स है, जिसमें पिछले चुनाव जब देखा गया कि जो फर्स्ट चरण जो वोटिंग हुई कि रांची में काफ़ी कम मतदान हुआ था, उसकी अपेक्षा जो आज की स्थिति अभी तक फिलहाल 9 बजे तक जो दिख रही है वो वोटिंग परसेंटेज 13% के करीब हो चुकी है। अशोक के पास जाएंगे, इसके बाद फिर श्याम जी के पास जाएंगे। अशोक जी, वोटिंग का जो पैटर्न है वो अभी तक फिलहाल तो ठीक ठाक रहा है, क्या है लगता है आपको कि इस बार बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए अभी सुबह के 9 बजे तक का जो प्रतिशत है 12.71%। और अंकित, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि महेशपुर जो पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में आता है, वहां पर 17.52% मतदान सुबह 9 बजे तक ही हो गई। और जैसा पिछले बार भी हमने पैटर्न देखा कि शहरों के मुकाबले गांव भारी पड़ा, ग्रामीण क्षेत्र भारी पड़े। मैं 2-3 जगहों का मैं बताता हूँ। महेशपुर में 17.52%, ये भी ग्रामीण क्षेत्र में आता है। चाहे बात बरहेट की करे या सारठ की करे, सारठ में भी 16.33%। और सिल्ली की बात करें, रांची का ये ग्रामीण क्षेत्र सिल्ली, देखिए यहाँ पर भी 17.02%। अगर मैं पहले चरण की बात करूं तो रांची में इस वक्त 9 बजे, जब 13 नवंबर को मतदान का 9 बजा था, सुबह का 9 बजे पहला जब रुझान का मतदान का जो प्रतिशत आया तो महज 9% हुआ था। लेकिन सिल्ली में, जो रांची में पड़ता है, रांची का ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर आप देख सकते हैं कि 17% सुबह 9 बजे तक ही मतदान हो गया। तो कहीं ना कहीं शहर पे ग्रामीण, और खास करके अगर 38 सीटों की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र सर्वाधिक आते हैं। देखिए शहरी क्षेत्रों की बात करें, देवघर यहाँ 12.88% मतदान हुआ है। धनबाद जो पूरी तरीके से शहर है, वहाँ 10%, 10.5% के करीब में मतदान हुआ, यानी शहर फिर एक बार पिछड़ गया है। धनबाद में महज 10.5%, यानी जो अप्रॉक्स है अपना ओवरऑल जो 38 सीटों का 12.71, उससे भी कम हुआ है धनबाद में। वहीं लिट्टीपाड़ा का मैंने बताया कि 17% से ज्यादा, यानी शहर आज भी कहीं ना कहीं शहरी मतदाता मतदान के मामले में पीछे रह रहे हैं। शहर में सुबह थोड़ा लेट से होता है, ये भी एक विषय है। श्याम किशोर जी के पास चलेंगे। श्याम किशोर जी, जो झारखंड में एक मुद्दा है, मतलब बड़ा इशू है, वो है रोजगार का। रोजगार पे बात भी हो रही है, लेकिन रोजगार में भी सबसे बड़ा इशू जो दिखता है वो सरकारी नौकरी का है, ऐसा आरोप है युवाओं का। और दूसरे पक्ष ने कहा भी कि हम आएंगे तो एसएससी कैंसिल कर देंगे, फिर से भर्ती करवाएंगे। इसका प्रभाव कितना है जो यूथ है वहाँ का,
जो बाहर निकला है, और इसके अलावा जो पिछली बार ये भी देखा गया कि कुछ मुद्दे ऐसे थे, जैसे पुलिस की एक भर्ती हुई जिसमें कई युवाओं की मौत हो गई, जिसमें बीजेपी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रही, इन सब चीज़ों का प्रभाव कितना है? देखिए, रोजगार खासकर सरकारी नौकरियों में बहाली एक शाश्वत मुद्दा है और सर्वव्यापी मुद्दा है। ये झारखंड का ही इशू नहीं है, हर जगह का है। और चाहे जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस समय पार्टियां जो बोलती हैं, जब स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं उस समय जो पार्टियां बोलती हैं, और सच मानिए मतलब मेरी कुछ जो टाइम टू टाइम लीडर्स से बात होती रही है, आपकी भी होती होगी, सबकी होती है, तो अब सरकारें केवल गवर्नेंस करना चाहती हैं। अब वो अपने आप को उद्यम से और रोजगार से हटाते जा रही हैं और हर जगह उसका कोई न कोई साइड का रास्ता पकड़ रही हैं, जैसे एडॉक अपॉइंटमेंट, जैसे मान लीजिए ज्यादा रोजगार किसमें मिलता है, कुछ केंद्रीय योजनाएं हैं या स्टेट्स की भी योजनाएं हैं चला दी जाती हैं, जैसे आंगनबाड़ी का हुआ, सहिया का हुआ, ये सब एकदम क्या कहिएगा कि स्किल्ड लेबर्स को जितना मिलता है उससे भी कम में इनको रखा जाता है। और इवन सेना में भी अब शुरू हो गया है कि 4 साल की ही बहाली होगी। तो सरकारें अपने आप को रोजगार से दूर करती जा रही हैं, रोजगार देने का साधन कम बनना चाह रही हैं। वो हर जगह है, झारखंड में भी है। और ये मुद्दा तो है, लेकिन मैं समझता हूं मुद्दा नहीं भी है, इसलिए कि अगर जैसे अभी भाजपा बोल रही है, अच्छा बोल रही है, मतलब बोलने में सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी सरकार आई तो फर्स्ट कैबिनेट में ही हम 2,75,000 या 85,000 बहाली का रास्ता खोल देंगे। तो ये 2,75,000 या 85,000 जो बैकलॉग है, ये केवल 5 वर्षों का बैकलॉग है या इसके पहले का भी है? 5 साल का बैकलॉग नहीं खुल रहे हैं। हाँ, दूसरे स्टेट्स में जहां इनकी सरकारें हैं वहां कितनी खुल रही हैं? वहां कितनी खुल रही हैं? इवन केंद्र सरकार, मोदी जी ने भी तो कहा था कि कितना, मुझको ठीक से याद नहीं आ रहा कि हर साल 2 करोड़ या 5 करोड़ बहालियां करेंगे, तो कहां हो रही? तो वही अग्निवीर और फलाना वीर धमाका वीर में उलझ गए हैं। तो वो अलग चीज है। मैं एक चीज कहना चाह रहा था अपनी ओर से, अभी अशोक जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत ज्यादा है, उसमें एक लाइन में और जोड़ना चाहूंगा कि उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है। जैसे फर्स्ट फेज में जो 43 सीटों पे हुआ इलेक्शन, मतदान, उसमें ऑलमोस्ट ऑल सीट्स पे महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही। पुरुषों की बनिस्बत महिलाएं ज्यादा वोट करने निकली। महिलाएं ज्यादा वोट करने निकली तो ये मतलब ज्यादा वोटिंग एक माना जाता है कि सत्ता विरोधी है, लेकिन अक्सर हमेशा ऐसा नहीं होता है। सत्ता के पक्ष में भी जाता है। लेकिन इस बार जो महिलाएं ज्यादा निकल रही हैं, ठीक से मुझको याद नहीं आ रहा है, चुनाव आयोग ने जारी किया था शायद कहीं 3%, कहीं 4%, कहीं 2%, कहीं 1% महिलाएं ज्यादा आई हैं। इसका कारण कहीं मैया सम्मान योजना तो नहीं है, इसलिए कि इसके पीछे, इसके 1 साल पहले मैं जाना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में यही हाल था, सत्ता विरोधी, मतलब वहां तो था कि अब सत्ता जा ही रही है, लेकिन वहां जो लाडली बहना योजना लागू की गई थी, माना जाता है उसका मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट रहा। अभी महाराष्ट्र में भी वो लाड़की बहना योजना अभी लागू, मतलब घोषणा की गई है बीजेपी की ओर से कि हम आएंगे तो देंगे। तो ये फ्री बीज ही है, लेकिन फ्री बीज का कितना असर पड़ रहा है, मेरे ख्याल से अशोक जी को इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, अब खत्म करते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, पीयूष जी, श्याम किशोर जी और अशोक जी, और हम पूरे दिन भर इस पे बात करेंगे। फिलहाल जो झारखंड के दूसरे फेज का जो चुनाव है, जो वोटिंग है, वो जारी है। मैया सम्मान योजना हो या गोगो दीदी योजना, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, मैया सम्मान योजना जेएमएम की तरफ से, इन सब चीज़ों का इफेक्ट कितना है, महिलाएं कितनी निकलकर मतदान कर रही हैं, और इन सब चीज़ों का परिणाम जो है वो 23 तारीख को क्या होता है, इन सब चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। झारखंड चुनाव से हम लगातार, हमारी नज़र है। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।